अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम। So far we have 23 attendees. थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 2-3 मिनट और, अगर और लोग आ रहे हैं तो, वरना स्टार्ट कर देंगे। रिकॉर्डिंग हो रही है, लोग बाद में देख सकते हैं। सर ये कंट्रोल सिस्टम्स का जो लैब है सर, वो वैसे ही सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है या फिर सर उसका हार्डवेयर भी कोई काम होगा यूनिवर्सिटी में? जी बिल्कुल, हार्डवेयर इसका होगा। हमारे पास लैब में इक्विपमेंट है। शुरू की लैब्स, कुछ 1-2 लैब्स हमारे पास जो हैं वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होंगी, मैटलैब, और उसके बाद फिर हम हार्डवेयर शिफ्ट कर जाएंगे। ओके सर। चलें स्टार्ट करते हैं। तो जो हम इसमें बुक फॉलो कर रहे हैं, इफ आई कंट्रोल सिस्टम्स इंजीनियरिंग, इसका हम 6th एडिशन फॉलो करेंगे। और मैंने ये बुक PDF फॉर्म में हमारी जो टीम्स में फाइल का टैब वहाँ पर रख दी है। इट्स बुक बाय नॉर्मन एस नाइस, सॉरी इट्स नाइस विद एन एस। बहुत बेसिक लेवल की बुक है, बहुत आसान इंग्लिश में लिखी गई है, और इसमें कुछ केस स्टडीज़ भी हैं। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे, ख़ुद से इसको बुक को फॉलो करेंगे, तो इसमें आपको मुश्किल बिल्कुल नहीं होगी। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन के ये विजिबल है सबको? स्लाइड्स ब्लैंक स्लाइड विजिबल है सारों को? यस सर। अच्छा जी। तो इंट्रोडक्शन, अगर हम बात करें कि कंट्रोल सिस्टम्स होता क्या है, कंट्रोल सिस्टम है क्या चीज़, तो इसको अंग्रेज़ी में इसकी डेफिनेशन को बताया जाए तो अ कंट्रोल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सब सिस्टम्स और प्रोसेसेस assembled for the purpose of controlling the output of a process। इन आसान लफ्ज़ों में कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें एक प्रोसेस हो और एक उस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए कोई टेक्निक हो या कोई चीज़ हो, तो उसको हम कंट्रोल सिस्टम कहेंगे। in block diagram representation, this is a control system। इसकी यहाँ पर इनपुट है और it has an output। इनपुट को हम इंजीनियर्स डिजायर्ड रिस्पॉन्स भी कहते हैं। कि ये एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो हम लोग सिस्टम से चाह रहे हैं। कोई इसको ऐसी इनपुट देना अपने कंट्रोलर को
के बेसिक के जो हम चाहते हो कि हमारा कंट्रोलर परफॉर्म करे, और आउटपुट को हम लोग इन अदर वर्ड्स इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में एक्चुअल रिस्पॉन्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कल हमने बल्कि बात की थी कि कोई आप लोग अगर डेली लाइफ से कोई एग्जांपल ढूंढ के लाएं, तो कोई अगर स्टूडेंट शेयर करना चाह रहा हो एग्जांपल। एनीवन? अच्छा, चलें। सर जी जी सर, जो हमारे पास रडार्स होते हैं वो भी कंट्रोल सिस्टम्स में आते हैं? जी बिल्कुल। लेकिन हमारी डेली लाइफ है उसमें अगर हम बात करते हैं, अगर हम एक कमरे में बैठे हुए हैं तो उस कमरे में एक एयर कंडीशनर लगा हुआ है जो उस रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करता है एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर। तो उसके अंदर एक कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है जो उसको बार बार ऑन और ऑफ करके उस टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बल्कि जो मैंने अभी एसी की एग्जांपल दी, अगर हम इसी की बात करें और इसको ट्रांसलेट करना चाहें इस करंट स्लाइड के ऊपर, तो उसमें इनपुट क्या होगी और आउटपुट क्या होगी, और प्रोसेस क्या होगा और कंट्रोलर क्या होगा। तो प्रोसेस तो उसका जो एक एयर कंडीशनिंग का प्रोसेस है कि उसका उसका कंप्रेसर ऑन होता है और वो ऑन होने के बाद एक गैस को कंप्रेस करता है, कंप्रेस करके गैस को एक बहुत बारीक पिन होल से रिलीज़ किया जाता है। तो जो हम एक फिजिक्स का लॉ पढ़ते थे कि जिसमें कंप्रेस्ड गैस को जब रिलीज़ करते हैं तो वो उसका टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाती है। तो ये इसका प्रोसेस है। इसका कंट्रोलर क्या है? इसका कंट्रोलर वो स्विच है या वो एक चिप है जो इस पूरे प्रोसेस को ऑन या ऑफ करती है। इसकी इनपुट क्या है? इनपुट ये है जो हमने इसको एक टेम्परेचर सेट करने को दिया हुआ है। हम रिमोट सेट कर लेते हैं कि जी हमारा रूम आप 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर दें, तो वो इसकी इनपुट है सिस्टम की। और इसकी आउटपुट क्या है? इसकी आउटपुट वो एयर है जो उसमें से फ्लो कर रही है आपके गिवन रूम को गिवन टेम्परेचर पे लेकर आने के लिए। ये चीज़ समझ आ रही है सारों को ऐसे? सर। अच्छा, यस सर। अब अगर हम थोड़ा सा आगे चलें और हम बात करें कि हमें कंट्रोल सिस्टम का एडवांटेज क्या होता है हमें। सर जी सर ये आप स्लाइड्स पे शेयर कर देंगे जिसपे आप ये लेक्चर। जी जी मैं लेक्चर्स के बाद स्लाइड्स शेयर कर दूंगा। ओके सर। इसको लिख के टाइम ज़ाया नहीं कीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा। अगर हम बेसिक एडवांटेजेस देखें तो कंट्रोल सिस्टम को अगर डिफाइन किया जाए कि उसके क्या बेसिक या प्राइमरी रीजंस क्या हैं कंट्रोल सिस्टम को बिल्ड करने की, तो उसमें नंबर 1 रीज़न होती है हमारे पास पावर एम्प्लीफिकेशन। और नंबर 2 रीज़न होती है रिमोट कंट्रोल। नंबर 3 पे हम लोग कहते हैं कि कन्वीनियंस ऑफ इनपुट फॉर्म। और नंबर 4 पे हम कहते हैं कॉम्पनसेशन, COM। सॉरी। तो ये 4 मेन रीजंस या एडवांटेजेस हैं कंट्रोल सिस्टम को बिल्ड करने के लिए। नंबर 1 हम बात करते हैं पावर एम्प्लीफिकेशन की। तो इसकी एग्जांपल अगर हम लें, लेट्स से लिफ्ट की एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि एक अगर हमने लिफ्ट को
यूज़ करना है तो उसकी हम एम्प्लीफिकेशन कैसे कर रहे हैं कि हम उसका बटन दबाते हैं जिसमें हमारी बहुत कम एनर्जी लगती है, लेकिन वो लिफ्ट बहुत ज़्यादा वेट को कहीं से कहीं लेके चली जाती है, उसको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती है। अब हमारी जो इनपुट है उसकी पावर बहुत कम है, वी आर जस्ट प्रेसिंग अ बटन, और जो लिफ्ट है उसकी एक बहुत ज़्यादा पावर है और वो 8-9 लोगों को लोड करके किसी एक फ्लोर पे लेके जा रही है। सेकंड रीज़न, जैसे बात की गई भी थोड़ी देर पहले रडार सिस्टम्स की, तो रडार सिस्टम बेसिकली वर्क करते हैं डॉपलर इफेक्ट के ऊपर कि आप एक वेव सेंड करते हैं, वो वेव रिसीव होती है, उसके उसमें जो डिफरेंस आता है सेंड और रिसीव वेव का, उसमें उसके थ्रू आप चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं। तो रडार एक बहुत बड़ी डिश होती है और वो डिश को आप रोटेट करते हैं इन द डायरेक्शन जहाँ पे आप उसको उससे काम करवाना चाह रहे हो। तो लेकिन आप करते कैसे हो, आप उसको एक बहुत सिंपल छोटी सी आपके पास नॉब है, उस नॉब के थ्रू आप उस रडार को कंट्रोल कर रहे हैं, जितना आप नॉब को घुमाते हैं उतना रडार एक्चुअली वहाँ मूव करना शुरू कर देता है। तो अगेन बहुत थोड़ी सी पावर से हम बहुत बड़ी चीज़ घुमा रहे हैं, पावर एम्प्लीफिकेशन इन अ फॉर्म पावर एम्प्लीफिकेशन हो रही है। दूसरी बात हम रिमोट कंट्रोल की करते हैं। अगेन अगर आप इसी रडार को देखें तो रडार की डिश शायद किसी बिल्डिंग के ऊपर या किसी गाड़ी के ऊपर या किसी हिल टॉप पे लगी हुई और आप उसकी उससे दूर या नीचे बैठे हुए हों। उसकी दो वजह हैं, एक तो स्ट्रेटेजिक वजह है, दूसरी हेल्थ की रीजंस हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स माइक्रोवेव्स सेंड और रिसीव कर रहा होता है, तो उससे जितना आप दूर बैठ सकें उतना आपके लिए हेल्दी है, उतना बेनिफिट है। तो रिमोट कंट्रोल की हम वहाँ पे बात करते हैं कि हम उस रडार को रिमोटली कंट्रोल कर रहे हैं या रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं दूर बैठ के, हमें एक्चुअली उसके पास जाके नहीं बैठना पड़ रहा। सेम गोज़ फॉर योर एयर कंडीशनर, कि आप हर दफ़ा उठ के जाएं और एयर कंडीशनर के ऊपर बटन्स को प्रेस करें, तो इट डज नॉट मेक सेंस। मोर सेंस ये है कि आपके पास एक रिमोट है और आप कहीं भी बैठ के रूम में वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तीसरी हम बात करते हैं कन्वीनियंस ऑफ इनपुट फॉर्म। हमने एक रूम टेम्परेचर सेट करवाना है अपने अपने एयर कंडीशनर से और हम चाहते हैं कि हमारा रूम टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आ जाए। तो उसको हम कैसे बताएंगे 21 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आना है? उसके लिए हमने कहा जी हमने कन्वीनियंस के तौर पर इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि इनपुट फॉर्म बहुत कन्वीनियंट हमारे लिए। हम लोग बटन दबाते हैं और की प्रेसेस की वजह से हमारा जो इनपुट टेम्परेचर है रडार जैसे जिस डिज़ायर्ड टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है। उसको हमें कंपेयर नहीं करना पड़ता। क्या पता पुराने ज़माने में लोग पुराने ज़माने की बात क्या करनी है, अगर अभी हम बात करें तो अभी भी हम लोग घरों में एयर कूलर्स यूज़ करते हैं और उसका अगर आपको उसको ऑन करना है और उससे ठंडी हवा लेनी है तो उसके लिए कोई रिमोट नहीं है, आपको वहाँ पर जाके उसके पास जाके उसमें पानी भरना पड़ता है और वो उस पानी की सर्कुलेशन से हवा को ठंडी करती है। तो आपको बेसिकली रूम ठंडा करने के लिए इनपुट देनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ पानी, उसमें डालना पड़ता है और वो कन्वीनियंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू कि आप एक रिमोट पर बैठ के 4-5 बटन दबाएं और आपका काम हो जाए। तो कन्वीनियंस ऑफ इनपुट फॉर्म। और चौथी चीज़ होती है कंपनसेशन फॉर डिस्टर्बेंसेस। डिस्टर्बेंसेस क्या हैं? डिस्टर्बेंसेस या इसको हम पर्टर्बेशंस भी कहते हैं। ये कोई भी डिस्टर्बेंस, फॉर एग्जांपल आप अगर बैठ के पढ़ रहे हैं या मैं एक लेक्चर दे रहा हूँ, तो अगर मेरे पास जाके खड़ा होकर बातें करना शुरू कर दे या आपके पास कोई छोटा बहन भाई आके आपसे सवाल पूछना शुरू कर दे, तो वो डिस्टर्बेंस होगी इन द प्रोसेस ऑफ योर एक्चुअली एक्वायरिंग सम नॉलेज। या आप पे पर्टर्ब आपको पर्टर्ब कर दिया गया कि आप कुछ कर रहे थे और आपसे कोई सवाल कर लिया गया, आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो गई, नाउ यू आर बीइंग डिस्टर्ब्ड और पर्टर्ब्ड। तो उसकी कॉम्पनसेशन कि आपका एक प्रोसेस चल रहा था, उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस आती है, कोई पर्टर्बेशन आती है, तो कंट्रोल सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली रिवर्स कर ले और उसको उस चीज़ से बाहर आ जाए। क्योंकि अक्सर ऐसे ऐसा होता है कि एक प्रोसेस चल रहा था, उसमें थोड़ी सी चेंजेस आई, वो चेंजेस इतनी थी कि आप उसको निगलेक्ट कर सकते थे, लेकिन वो चेंजेस आहिस्ता 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 एम्पलीफाई होना शुरू हो जाती हैं और फिर एम्पलीफाई होकर कैस्केडेडली इतनी बढ़ जाती हैं कि वो फिर तंग करने लग पड़ती हैं। इसकी बहुत बेसिक एग्जांपल, अगर आप में से किसी का एक्सपीरियंस हो घर बनवाने का या
घर की मरम्मत करवाने का, तो उसमें जब वो टाइल्स फिक्स करते हैं फ्लोर के ऊपर या दीवार के ऊपर, तो उसमें अगर इनिशियली दो टाइल्स की अलाइनमेंट थोड़ी सी आउट हो जाए, मतलब 1 मिलीमीटर आउट हो जाए, तो आपको नज़र नहीं आ रही होती और आपको उतनी बुरी भी नहीं लग रही होती। लेकिन वो 1 मिलीमीटर जब नेक्स्ट टाइल आती है तो वो 1 मिलीमीटर प्लस 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर हो जाती है, और वो आहिस्ता 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 इतनी बढ़ जाती है कि फिर वो आपको तंग करना शुरू कर देती है, और आपकी नॉर्मली इस चीज़ के ऊपर बहस हो जाती है आपके कॉन्ट्रैक्टर के साथ। तो उस जो कंट्रोल सिस्टम है वो बेसिकली इस चीज़ से बचने के लिए बनाया जाता है। इसका मेन एडवांटेज एक ये भी है कि वो उसमें जो एडिटिव नॉइज़ आ रही होती है उसको ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट कर रहा होता है। इसके बाद ये 4 एडवांटेजेस हैं। इसमें किसी को क्वेश्चन कोई क्यूरी है तो मुझे बताएं अभी, फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सारे जाग तो रहे हैं ना, सो तो नहीं रहे? यस सर, नो सर क्वेश्चन। जी, कोई बोल रहा था शायद। सर ये कह रहा है कि जाग रही है। कह रहा था कि ये जो कंट्रोल सिस्टम है उसको हम एज अ ट्रांसफर फंक्शन ट्रीट कर सकते हैं, इनपुट कंट्रोल, आउटपुट। जी जी जी, कंट्रोल सिस्टम का जब हम उसको डिज़ाइन करते हैं मैथमेटिकली, तो वो बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन ही होता है हमारे पास। या इन द फॉर्म, बेसिकली उसकी मैथमेटिकल फॉर्म दो तीन चीज़ों में होती है। आइदर इट्स अ ट्रांसफर फंक्शन और इट्स अ स्टेट स्पेस मॉडल, या फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी। मतलब यही चीज़ होगी। जो रेशो है, इनपुट टू आउटपुट रेशो आपके सिस्टम की, या रिलेशनशिप है इनपुट का आउटपुट के साथ, उसको हम ट्रांसफर फंक्शन भी कहते हैं, जो हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन यस, यूर राइट कि ट्रांसफर फंक्शन होता है। ओके। अच्छा जी, सिस्टम रिस्पांस कैरेक्टरिस्टिक कि जो कंट्रोल सिस्टम है उसका जो रिस्पांस आता है वो रिस्पांस किस तरह का होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एग्जांपल हम ले लेते हैं लिफ्ट की, ठीक है? तो लिफ्ट की एग्जांपल में हमारे पास यहाँ पर टाइम होगा और यहाँ पे रिस्पांस होगा, और हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि हमारी लिफ्ट इनिशियली ग्राउंड फ्लोर पे है, फ्लोर 0 पे है। लेट्स से हमारे पास वो ग्राउंड फ्लोर पे है, 0 पर है। कोई भी रैंडमली कोई स्टूडेंट आता है और वो आके लिफ्ट में एंटर होता है और दबाता है कि मुझे 3rd फ्लोर पे जाना है, तो 3rd फ्लोर कहीं यहाँ पर होगा। अब जैसे ही वो बटन दबाएगा तो ये जो इनपुट है इसकी, ये एक स्टेप रिस्पॉन्स की तरह यहाँ पर आ जाएगी कि हमारे पास कॉन्स्टेंट इनपुट है, हमें ये हमारे इनपुट है। इनपुट इसको कह सकते हैं, इसको आप लेट्स कॉल दिस इनपुट या डिजायर्ड रिस्पॉन्स, कि हम चाहते हैं कि हम 3rd फ्लोर पे चले जाएं, तो हमने एक बटन दबा दिया। अब हमारे पास जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स है, जो इवेंचुअली हमारे पास कंट्रोल सिस्टम के आउटपुट आनी चाहिए, वो 3rd फ्लोर पे आनी चाहिए, लेकिन हमारी लिफ्ट जो है वो 0 पे है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारी लिफ्ट यहाँ से एकदम 3rd फ्लोर पे पहुँच जाए, क्योंकि ग्रेविटी है, उसके बाद हमारे पास जो जो मोटर्स हमारी लिफ्ट को कैरी कर रही हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि एक ख़ास स्पीड है, और फिर उसके बाद सबसे बड़ी लिमिटेशन हमारी, हम ह्यूमन इटसेल्फ, हमारी ह्यूमन बॉडी है कि अगर हम इतना स्पीड से लिफ्ट में, कोई इतनी बहुत स्पीडी लिफ्ट हो जो एकदम से 0 से 100 पे चली जाए, तो प्रॉब्ली हमारी भी हड्डी टूट जाए, या हमारा कोई इंटरनल ऑर्गन जो है वो फेलियर हो जाए। इसमें जी फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट फॉलो करता हो, F1 रेसिंग होती है, फार्मूला 1 रेसिंग होती है, तो उसके अंदर ये जी फोर्सेस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि गाड़ी एक ख़ास स्पीड से ज़्यादा टर्न नहीं कर सकती है, करती है तो जी फोर्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो ड्राइवर है वो पास आउट हो सकता है, बेहोश हो सकता है। इसके अलावा फाइटर पायलट्स को ये मसला आता है
कि उसमें जो जो टर्न रेडियस है आपका फाइटर जेट का, वो अगर इतना छोटा हो कि जहाज़ एकदम टर्न हो जाए, तो जी फोर्सेस इतनी होती हैं कि आपका ब्लड जो है फ्रॉम योर हेड इट स्टार्ट ट्रेवल्स टूवर्ड योर फीट, और आपके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलती और आप उसी वक्त बेहोश हो जाते हैं, ब्लैकआउट हो जाता है, या यू माइट डाई इवेंचुअली, लेकिन लेट्स नॉट गो देयर। तो उस सब को देखते हुए यहाँ से वो स्टार्ट होगी लिफ्ट, और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगी, और इवेंचुअली वो अपने रिस्पॉन्स के ऊपर आ जाएगी। जो ये टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक लगा है, ये वो टाइम होगा जो कंट्रोल सिस्टम ने अपना डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स अचीव करने के लिए यूज़ किया। तो अगर हम इस चीज़ को डिनोट करना चाहें तो ये हमारे पास होगा एक्चुअल रिस्पॉन्स। और हमारे पास जो एक्चुअल रिस्पॉन्स है वो दो चीज़ों में डिवाइड होता है। उसके जरिए जो पहला रिस्पॉन्स है दैट इज नजर ही नहीं आएगा। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, और वो ये पार्ट होता है फ्रॉम 0 टू दिस पॉइंट। ये जो पार्ट हमारे पास, दिस इज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। और सेकेंड पार्ट जो है इसका, दैट इज स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। और वो ये पार्ट है जहाँ पर हमारे पास हमारे आउटपुट जो है वो अचीव हो चुकी है, जहाँ पर हमारा सिस्टम स्टेबल हो गया है। यहाँ पर सिस्टम स्टेबल नहीं है, वो अपनी कोशिश कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है सिस्टम को, एक्चुअल रिस्पांस पे लेके जाने की कोशिश कर रहा है, डिज़ायर्ड रिस्पांस पे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। और जब वो उस पॉइंट को रिसीव कर लेता है, उसका जो ग्राफ है या लाइन है वो फेयरली लीनियर या स्ट्रेट हो जाती है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स आ गया। और इसके अंदर जो आखिरी चीज़ है, ये जो डिफरेंस है बिटवीन desired and actual, let me write it here, difference in desired and actual, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर है। अब ये एरर कुछ जगहों पे बहुत मैटर करता है, कुछ जगहों पे मैटर नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर हम लिफ्ट की बात कर रहे हैं, लेट्स एग्जांपल हमारे पास लिफ्ट की बात कर रहे हैं, और ये एरर कुछ सेंटीमीटर्स का है या कुछ मिलीमीटर्स का है, हम बात कर रहे हैं स्टेडी स्टेट एरर की, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आप कभी लिफ्ट यूज़ करो तो जब वो लिफ्ट किसी फ्लोर पे आती है तो उसका लिफ्ट का फ्लोर और आपका एक्चुअल फ्लोर, उसमें हल्का सा डिफरेंस होता है, और उसको हम कहते हैं कि वो स्टेडी स्टेट एरर है। और हमें मैटर नहीं करता इतना ज़्यादा स्टेडी स्टेट एरर को रिमूव करना, क्योंकि जितना आप सिस्टम एक्यूरेट बनाना शुरू कर देते हैं उतनी आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो फिर आप एक ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं, आप कह लें कि ट्रेड ऑफ करते हैं कि ठीक है मुझे इस बजट में से चीज़ बनानी है, और अगर मुझे इतना रिस्पॉन्स करीब करीब मिल जाए तो ठीक है, आई एम हैप्पी विद इट। तो अगर कुछ सेंटीमीटर्स का, 1-2 सेंटीमीटर्स का डिफरेंस आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो इट डज़ नॉट मैटर, क्योंकि आपने जब स्टेप लेना होता है तो जो हमारा नॉर्मल जो स्टेयर केस होता है उसकी 7 इंच की रेज स्टेप होता है। तो अगर हमारे पास 6 इंच तक का भी स्टेप आता है ना, तो आराम से आप बाहर जा सकते हो। अगर आप उसमें पैसे बचाते हो तो आप कोशिश करते हो कि ठीक है सस्ती चीज़ बना ली जाए लेकिन काम करती। लेकिन अगर आप यही बात कर रहे हो किसी क्या कहते हैं डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे हो, यहाँ पे अगर आपका रडार आपको एक जहाज़ 1 किलोमीटर के एरर से बता रहा है तो वो डिज़ायरेबल नहीं। 1 किलोमीटर के अगर आपको वो 1 मीटर के एरर से भी बता रहा है तो वो डिज़ायरेबल नहीं है, क्योंकि आप उसको हिट नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा पैसे लगा के उस स्टेडी स्टेट एरर को ज़ीरो करने की कोशिश करते हो। तो स्टेडी स्टेट एरर कितना हमारे लिए क्या कहते हैं एक्सेप्टेबल है,
वो डिपेंड करता है कि हमारी एप्लीकेशन क्या है, हमारी बजटिंग क्या है, हमारी फंडिंग क्या है। तो स्टेडी स्टेट एरर हमेशा रहता है, कोई भी चीज़ परफेक्टली कंट्रोल नहीं होती। तो हमें सिर्फ उसमें डिसाइड ये करना होता है कि क्या इतना सा एरर हमारे लिए डिज़ायरेबल है या नहीं। दिस इज़ अबाउट इट। सो इन समरी, हमारा जो सिस्टम रिस्पॉन्स है वो बेसिकली दो चीज़ों में डिवाइड हुआ होता है। पहला ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है और सेकंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स होता है। और हमारे पास स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स के अंदर एरर आता है जिसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट एरर। और वो एरर डिपेंड करता है कि हमारी एप्लीकेशन क्या है। हमें वो एरर कभी कभार नहीं चाहिए होता और कभी कभार थोड़ा सा एरर इट डज़ नॉट मैटर, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइप्स की। हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। वन इज ओपन लूप और सेकंड इज क्लोज लूप। इस सिस्टम के अंदर फीडबैक नहीं होता और इस सिस्टम में फीडबैक होता है। अगर हम बात करें ओपन लूप की, तो ओपन लूप सिस्टम की एग्जांपल, जो सबसे सिंपल एग्जांपल है वो ये है। देयर इज अ कंट्रोलर, देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज एन इनपुट, देयर इज एन आउटपुट। और इसके अंदर कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। फ़ायदे क्या हैं? ये सिस्टम बहुत चीप होता है, सस्ता बन जाता है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होती, बहुत सीधी होती है। और इसका नुकसान ये है कि इसके अंदर आउटपुट कंट्रोल नहीं होती है। हम बात कर रहे थे पॉइंट 4 की, यहाँ पर कंपनसेशन फॉर डिस्टर्बेंसेस, इसमें ये चीज़ नहीं होती। ये क्योंकि फीडबैक नहीं ले रहा होता तो इसको नहीं पता चलता कि मेरी आउटपुट जो है वो कितनी ज़्यादा ख़राब या कितनी ज़्यादा सही आ रही है। तो इसमें डिसएडवांटेज यही है कि अगर आपकी इनपुट थोड़ी सी चेंज हो जाए तो आउटपुट चेंज हो जाती है, वो आउटपुट डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं आ रही होती। तो ज़्यादा सिस्टम को रोबस्ट। जी कोई बोल रहे हैं? सर इसमें जो डिले है वो भी कम होगा कि ज़्यादा होगा इसमें? वो डिपेंड करता है कि आपकी सर्किटरी कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर सर्किटरी बहुत सिंपल है तो डिले बहुत कम होगा। अगर सर्किटरी कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएगी तो डिले बढ़ना शुरू हो जाएगा। फीडबैक सिस्टम्स के अंदर सर्किटरी कॉम्प्लेक्स होती है तो उसका डिले थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ओपन लूप सिस्टम। ये थोड़ा सा फास्ट होते हैं लेकिन इनएक्यूरेट होते हैं। इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें डेली रूटीन से, डेली लाइफ से, तो अभी तक हमने एग्जांपल्स सारी ली हैं। चलें एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, किचन की एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे किचन में अक्सर घरों के अंदर मिल्क शेक्स बनते हैं। तो अगर हमारा प्रोसेस जो है वो मिल्क शेक है, तो हमारा कंट्रोलर क्या होगा वहाँ पे जो उस प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है? कोई ह्यूमन होगा। और हमारा प्रोसेस क्या होगा? ब्लेंडिंग का प्रोसेस होगा। लेट्स कॉल दिस मिल्क शेक। हमारी इनपुट क्या होगी? फ्रूट, मिल्क, शुगर, आइस। कुछ और डालना है? काफ़ी है? काफी है। और आउटपुट हमारी है मिल्क शेक। अच्छा, अब ये सिस्टम ओपन लूप सिस्टम है। ओपन लूप सिस्टम कैसे है कि आपके पास एक आपने फूड फ्यूजन से देखा कि ये एक प्रोसेस है मिल्क शेक बनाने का। लेट्स से अगर हम सेब का मिल्क शेक बना रहे हैं तो हमें इतना सेब चाहिए, उसके लिए इतना मिल्क चाहिए, इतना शुगर, इतनी आइस चाहिए। तो हमारे पास
और इसमें टाइम इतनी देर इसको हम ब्लेंड करेंगे, इस स्पीड पे ब्लेंड करेंगे तो हमारे पास एक मिल्कशेक बन जाएगा। अब इसके अंदर अगर तो आप इनपुट की क्वालिटी कंट्रोल कर लेते हैं कि आपके पास जो सेब आ रहे हैं वो हमेशा फ्रेश सेब आ रहे हैं, हमेशा सेम जायके के सेब आ रहे हैं, तो और जो दूध आ रहा है वो भी फ्रेश क्वालिटी का आ रहा है, उसकी क्वालिटी चेंज नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एक गाय का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो गाय की फीड अगर चेंज होती है तो इन रिस्पॉन्स उसके मिल्क का फ्लेवर, उसके मिल्क की टेस्ट, जायका चेंज हो जाता है। तो आपने काऊ की फीड कांस्टेंट रखी हुई है, आपके जो जो फ्रूट है वो कांस्टेंट आ रहे हैं, शुगर आप हमेशा एक ही जगह से ख़रीदते हैं, उसकी मिठास जो है वो सेम है, और आइस चलें साफ़ पानी की बन रही तो आइस सेम रहेगी। जब तक ये इसकी इनपुट कांस्टेंट रहेगी, आपकी आउटपुट कांस्टेंट रहेगी, आपकी आउटपुट डिज़ायर्ड रहेगी, जो आपने डिज़ाइन की है वो आती रहेगी। लेकिन जहाँ पे हल्का सा भी आपके पास फ्रूट पुराना आ गया या उसकी मिठास कम या ज़्यादा हो गई, दूध पतला गाढ़ा या उसका टेस्ट या स्मेल चेंज हो गई, शुगर कम मीठी आ गई या उसमें मिलावट आ गई, या आइस गंदे पानी की बनी हुई थी, कोई स्मेल आ गई, तो आपकी आउटपुट चेंज हो जाएगी। हालांकि आप सेम प्रोसेस कर रहे हैं, आप सेम टाइम पे ब्लेंड कर रहे हैं, आप सेम क्वांटिटीज़ डाल रहे हैं, लेकिन आपकी आउटपुट चेंज हो गई, आपका मिल्क शेक उस क्वालिटी का नहीं बन सका जिसका उसको बनना चाहिए था। तो सिस्टम ये का भी तो इशू हो सकता है, क्या कह रहे हैं? सिस्टम का भी तो इशू हो सकता है ब्लेंडर का। हाँ, हो सकता है आपका ब्लेंडर जो है वो उसकी वाइंडिंग वीक हो गई हो, वो अपनी स्पीड में ना चल रहा हो, या स्पीड कम ज़्यादा हो गई हो, या आपकी घड़ी का सेल सही नहीं था, वो स्लो या तेज़ हो गई थी। बहुत सारे इसमें वेरिएबल्स हैं। तो ओपन लूप सिस्टम है, इसमें चीज़ें कैन गो बैड एनी टाइम। तो सस्ता काम है, एक ब्लेंडर चाहिए आपको, एक रेसिपी चाहिए, मिल्कशेक बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसकी मिल्कशेक की क्वालिटी कंट्रोल नहीं रहती। तो वहाँ पे हम बात करते हैं क्लोज लूप की। इसको जल्दी से देखेंगे, दिस इज द लास्ट टॉपिक। क्लोज लूप में क्या होगा कि आपके पास यही प्रोसेस होगा, लेट्स से एग्जांपल कंटिन्यूड, यही प्रोसेस है, ये इनपुट्स हैं, ये आउटपुट्स हैं, लेकिन आपने एक फीडबैक लगा दिया। ह्यूमन ब्लेंडर और टेस्टिंग, आपकी फीडबैक लग गई है कि आपका जो भी इंसान उसको बना रहा है, मिल्कशेक को बना रहा है, अब वो जब मिल्कशेक बनता है उसमें सैंपल लेके टेस्ट करेगा और वहाँ से देखेगा कि इसमें किस चीज़ की मज़ीद ज़रूरत है, वो चीज़ दोबारा से इनपुट पे ऐड करेगा, फिर इसे ब्लेंड करेगा, फिर आउटपुट को टेस्ट करेगा। जब तक डिज़ायर्ड आउटपुट को नहीं मिलती, ये प्रोसेस चलता रहेगा, टेस्टिंग होती रहेगी और इंग्रेडिएंट्स इसके इनपुट ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे सिस्टम की आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह लें रोबस्ट होगी, आपको एक सेम कंसिस्टेंसी मिल रही होगी, सेम जायका मिल रहा होगा हर दफ़ा मिल्कशेक लेने के लिए। और यही एक रेसिपी होती है, मार्केटिंग जो की जाती है, रेसिपी जो बड़े बड़े ब्रांड्स यूज़ करते हैं, तो उनका जो आउटपुट है या जो उनकी जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम चीज़ होती है, उसमें वेरिएशन बहुत कम आती है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है, या चैलेंज है वो ये है कि आपके पास जो टेस्टिंग के लिए आपने इंसान रखा हुआ है वो कितना आप कह सकते हैं कि मास्टर है टेस्टिंग का। हो सकता है कि उसको नज़ला हुआ हुआ, उसके टेस्ट बड्स काम ही ना कर रहे हो, कोविड हुआ हुआ, टेस्ट बड्स काम ना कर रहे हो, वो कुछ से कुछ बना के आप लोगों को पिला रहा हो। हो सकता है कि वो इतना ग्रीडी हो कि वो एक चम्मच की जगह 2 गिलास पी जाता हो, तो आपको उसका नुकसान होना शुरू हो जाए। तो सेंसर, ये चीज़ है, ये सेंसर्स होते हैं। तो सेंसर कौन से लगाने हैं, किस तरह के लगाने हैं अपने डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स को अचीव करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। तो ये एक एग्जांपल है क्लोज लूप की। इसके डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, डिले ज़्यादा होगा इसका ऑब्वियसली, लेकिन जो इसके फ़ायदे हैं वो ये कि ये रोबस्ट होता है, आपको सेम आउटपुट देता है, कंसिस्टेंसी सेम रखता है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी है, टाइम ख़त्म हो गया हमारा, 11:10 हो गए हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में आई गेस। इसके बाद हमें मैथमेटिकल काम शुरू करना है, तो हम टूवर्ड्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म थोड़ा सा देखेंगे।
उसको रिव्यू करेंगे फिर आगे चलेंगे। किसी क्वेश्चन यहाँ तक है तो बता दें। सर ये बुक का पहला चैप्टर है? सर जी चैप्टर 1 है। सर आपसे रिक्वेस्ट करनी थी क्विजेस से रिलेटेड। जी सर अगर आप क्विजेस 2 ऑनलाइन ले लेते हैं और 2 ऑफलाइन ले लेते हैं और जो एक्स्ट्रा भी आपने लेने वो बेशक फेस टू फेस ले लें, क्योंकि सर लास्ट टाइम हमारे साथ ये हुआ था कि हमें जब यूनिवर्सिटी में बोला था कि हम लोग खोल देंगे यूनिवर्सिटी और फिर मतलब सिनेरियो ऐसी नहीं रही थी, फिर ऑफलाइन हो गया, फिर फेस टू फेस हो ऑफलाइन हो गया था, तो फिर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ गया था एंड में कि फिर एक साथ इतने ज़्यादा क्विजेस देना। तो अगर फेस टू फेस भी होगा सर तब भी हमारे लिए मुश्किल ही हो जाएगा, क्योंकि फिर टीचर्स भी ज़्यादा चीज़ें देना शुरू कर देंगे। तो सर अगर आप अभी ऑनलाइन में क्विजेस ले लें थोड़े से और फिर फेस टू फेस ले लें। यस सर। वो ऑनलाइन क्विज लेना इतना मुश्किल नहीं है, हम देख लेंगे। अगर हमने इतना कोर्स पढ़ लिया ऑनलाइन तो उसका क्विज दे देंगे। क्योंकि उसमें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि आप लोग ना फिर आप लोग में भाईचारा बहुत ज़्यादा है सबके अंदर, तो उस चीज़ से फिर हम बहुत तंग होते हैं कि किसको ज़ीरो करें, किस पे केस बनाएं। तो उसका बेहतर हल यही था कि हम खुद खड़े होकर देख लें कौन ज़्यादा भाईचारा कर रहा है, उसको पकड़ लें वहाँ पे। लेकिन लेट्स सी इफ़ आई कैन कम विद एन आइडिया कि हम ऑनलाइन क्विज ले सकें जिसमें भाईचारा ना हो सके, तो विल डू इट। क्या मसला नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Let's call it a day. See you guys tomorrow, inshallah. ओके सर, ओके अल्लाह सर, हाफिज़ अल्लाह सर। हाफिज़। Allah Hafiz.